हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की चर्चा करेंगे। इससे पहले आप फैराडे का फर्स्ट लॉ समझ चुके हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उस पर न्यूमेरिकल बचा हुआ है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले फर्स्ट लॉ के बाद सेकेंड लॉ कंटिन्यूअस में पढ़ लेंगे, फिर इस पर फर्स्ट पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आज फैराडे का सेकेंड लॉ, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित बात करेंगे। तो क्या है स्टेटमेंट, कैसे समझेंगे। और मुझे जो लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सबसे जो इजी चैप्टर, इजी टॉपिक है, वो सबसे इजी टॉपिक यही है, फैराडे का सेकेंड लॉ। तो क्या स्टेटमेंट है, कैसे इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। तो मैं इसको एक डायग्रामेटिकली, यानी जिसका मैं सेल का डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं इसको क्लियर करूंगा, आप जल्दी समझ पाएंगे। तो देखिए कि फैराडे सेकेंड लॉ स्टडी किए और कंक्लूजन निकालें कि दो, मान लीजिए सेल को आप क्या कर दे रहे हो, कनेक्ट कर दे रहे हो सीरीज में। तो दो सेल में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, दो डिफरेंट मेटल्स रॉड है। अब मेटल रॉड को आप डिपेंड करता है कि आप बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ रहे हैं, वो एनोड होगा कैथोड होगा। तो आपने या किसी भी सेल को कनेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये कैसा सेल होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो दो सेल हैं, दोनों में दो दो इलेक्ट्रोड्स हैं। और बैटरी, जो बैटरी आप लेते हो ना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को बड़े लाइन से वर्टिकल लाइन, और छोटे वाले को सॉरी नेगेटिव टर्मिनल को छोटे लाइन से एक्सप्रेस करते हैं। तो बैटरी को जिस एनोड, जिस इलेक्ट्रोड से आप कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल को, वो होता है एनोड, यानी वो पॉजिटिव टर्मिनल। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जो आप कनेक्ट करते हैं वो होता है नेगेटिव टर्मिनल, यानी कैथोड। ये क्या है, कैथोड है। और ये वाला आपका एनोड है, ठीक है। लेकिन यहाँ दो सेल हैं, तो दाहिने दाहिने, बाएं दाहिने, यानी लेफ्ट और राइट हैंड को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। लेकिन इसका इसका कैथोड, इसका एनोड भी बचा हुआ है, तो इसको कनेक्ट कर दीजिए। इसको भी कनेक्ट करेंगे वायर से, ठीक है। ये इस सेल का कैथोड है, ठीक है, और ये इस सेल का एनोड है, ठीक है। ये क्या है, एनोड है। तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है, सेल एक है जिसमें आपने लिया है या ले सकते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन है, और इधर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 एक्वस सोल्यूशन। फिर से सुन लीजिए, दो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन किस तरह से कनेक्ट है, सीरीज में है। AgNO3 दो इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट या प्लेटिनम किसी का भी यूज कर सकते हैं। इनर्ट होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, केवल इस प्लेट पर रिएक्शन होना चाहिए। तो ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, इसका एनोड उसके दूसरे वाले सेल के कैथोड से, और इसका कैथोड दूसरे वाले के एनोड से कनेक्ट कर दिया गया, बीच में बैटरी कनेक्ट जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलेट किया जाएगा या पास किया जाएगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो इस किसी भी इलेक्ट्रोड पर, यानी एनोड या कैथोड पर, हालांकि जब ये डिसोशिएट होगा तो Ag बनेगा प्लस और नाइट्रेट बनेगा माइनस, और इधर बनेगा कॉपर 2 प्लस और सल्फेट बनेगा एनाइन, कैटाइन बनेगा। तो Ag जाहिर सी बात है कि कैथोड पर जाएगा, यानी Ag कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और कॉपर आयन कहाँ जाएगा, कैथोड पर। दोनों के कैथोड पर रिस्पेक्टिव मेटल्स मिलेंगे, क्योंकि मेटल साल्ट सोल्यूशन है। और एनोड पर क्या होगा, रिस्पेक्टिव कंपाउंड या एलिमेंट मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी चेंज होगा, नाइट्रेट और सल्फेट जाएगा कि वाटर जाएगा, ये अलग बात होगी। तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आएगा, मतलब क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में आएगा, ठीक है। तो हम अभी क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं कि कितना अमाउंट सब्सटेंस जमा होगा किसी गिवन या किसी इलेक्ट्रोड पर, चाहे वो कैथोड हो या एनोड। तो यहाँ पर दोनों कैथोड पर कितना अमाउंट जमा होगा, जबकि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बराबर दिया जा रहा है, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्या किस रेशियो में इनका अमाउंट जमा होगा, तो ये रेशियो जानना ही है। सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ है, ठीक है। तो इसको मैं सेंटेंस में लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लिखें व्हेन, यहाँ से लिखें शायद ज़्यादा समझ में आए, पूरा सेंटेंस बन जाएगा। when the same quantity of electricity passed through different electrolytes solution या मोल्टन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन बोल रहे हैं। कनेक्टेड इन सीरीज, किस तरह से जुड़े हो, सीरीज।
फिर से सुनिए, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स solution connected in series, the amount of, next, the amount या mass, amount या mass, the amount of substance, substance का मतलब अभी यहाँ पर दो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, तो यहाँ पर Ag, यहाँ पर कॉपर, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब वही कॉपर और Ag, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स directly proportional to their किसके इक्विवेलेंट वेट के रिस्पेक्ट में, देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ से लेना है कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इक्विवेलेंट वेट के। यदि इसको मैथमेटिकली हम बताना चाहें, समझाना चाहें, बोलना चाहें तो कैसे डिनोट करेंगे? तो मान लीजिए दो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, AgNO3 है पहले में, दूसरे में कॉपर सल्फेट है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी दोनों के लिए बैटरी एक है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, तो कैथोड पर कितना Ag होगा और इस कैथोड पर कितना Ag होगा, पहले सेल के कैथोड पर कितना Ag डिपॉजिट होगा और दूसरे वाले कैथोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो इलेक्ट्रिसिटी तो है लेकिन वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या कहना है? मतलब ये कहना है कि वेट ऑफ Ag, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ठीक है, और यदि वेट ऑफ सेकेंड सेल के लिए वेट ऑफ कॉपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल है तो इसको हम एक कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? कांस्टेंट, तो WAG इक्वल टू कांस्टेंट मान लीजिए K कोई है, ठीक है, Ag इक्वेशन 1, ठीक। और उसी तरह से कॉपर सेकेंड सेल में कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, तो मान लीजिए WCU प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, प्रोपोर्शन हटाते हैं, कांस्टेंट लगा दीजिए, Cu इक्वल टू K, कांस्टेंट दोनों के लिए हम सेम ले रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के लिए, और Cu के इक्विवेलेंट वेट के इक्विवेलेंट। तो यदि हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, कंपेयर करें, रिलेट करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी इस सेल को रिलेट करें, तो हम ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दें, डिवाइड करें, तो क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये नोट कर लिए हैं, मिटाएं इसको या ऊपर वाला मिटाएं। ठीक है, चलिए इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ। अब इसको एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड, तो के क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों जगह प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो कट गया। ठीक है, तो हमें एक फार्मूला क्या मिल गया, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या मिल गया, इसको पास में लिख दूँ, कट गया है कि, तो WCU, ठीक है, WAG अपान WCU इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये हमें मैथमेटिकल फार्मूला मिला जिसमें कि इसका वेट इसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका वेट, कॉपर का वेट कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म मिला, यानी हम किसी भी इलेक्ट्रोड की बात करें तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, ये क्या है वेट, ये क्या है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास अपान n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, E इक्वल टू होता है एटॉमिक मास अपान n फैक्टर। ये m जो है वो दो चीज़ हो सकता है, यदि एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, एलिमेंट के केस में एटॉमिक मास लेते हैं, और यदि कंपाउंड है, ठीक है, या कोई ऐसा कंपाउंड है तो हम मोलर मास लेते हैं। ठीक है, मोलर मास। तो ज़्यादातर पूछता है कि कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होगा, तो एलिमेंट केस में ज़्यादातर क्या लेंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में जो n फैक्टर रहेगा n, वो उसकी वैलेंसी होगी। तो जैसे सिल्वर के लिए, सिल्वर का एटॉमिक मास लगभग, मुझे याद तो है 107 के आसपास होता है शायद, ठीक है, लेकिन मैं कॉपर का एग्जैक्ट जान रहा हूँ तो इस कॉपर बता रहा हूँ। तो कॉपर का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 29, मास, एटॉमिक मास होता है 63.5। तो अब इस पर चार्ज कितना होता है कॉपर पर, 2, तो ये n फैक्टर हो गया 2 और एटॉमिक मास हो गया 63.5। तो 63.5 क्या हो गया एटॉमिक
मास अपॉन n फैक्टर 2, तो ये क्या निकल जाएगा, तो इसका हाफ कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट निकल गया तो उसका वेट पता हो जाएगा इस सेल को, यदि आप ऐसे सेल को कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो। और उसी तरह से सिल्वर का एटॉमिक मास में n फैक्टर क्या हो जाएगा 1 से डिवाइड कर देंगे तो वो सिल्वर का इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट पता हो जाएगा, और वो इक्विवेलेंट वेट उसके मास के क्या होगा, बराबर होगा। यही स्टेटमेंट सेकेंड लॉ कहता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्रयास करिएगा एक बार और समझने का। ठीक, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की। ये स्टेटमेंट है, ये उसका डायग्राम, यानी दो सेल कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में, ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, यदि डाउट है तो कमेंट करिएगा कि यहाँ पर बात नहीं समझ में आया, तो फिर से इसको वीडियो बनाने का मैं प्रयास कर लूँगा एक बार, यदि आप जैसा कमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे किस पर, न्यूमेरिकल बेस्ड फैराडे के फर्स्ट लॉ पर। ठीक है, तो फैराडे का सेकेंड लॉ इतना तक है। ठीक, तो बात करते हैं न्यूमेरिकल फैराडे के फर्स्ट लॉ पर।